हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने गैसों की द्रव में विलेयता से पहले जो टॉपिक लिए उनमें पहला टॉपिक अपने विलयन की डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे। उसके बाद में विलयनों के प्रकार पढ़े। विलयनों के प्रकार के बाद में हमने सांद्रता को देखा और सांद्रता के दो रूप लिए, एक तो गुणात्मक और उसका मात्रात्मक रूप। अब उसके बाद यदि हम विलेयता को स्पष्ट करें तो विलेयता को स्पष्ट किया जिसमें अपन ने सबसे पहले ठोसों की द्रव में विलेयता को पढ़ा। सबसे पहले ठोसों की द्रवों में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को देखा। अब आज हम गैसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ रहे हैं। यानी अब से पहले तो ठोसों की द्रवों में विलेयता चल रही थी जिसमें विलेय ठोस था। अब हम पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता जिसमें विलेय कौन होगा? गैस होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर देखें तो इस स्थिति में क्या आएगा? विलेय प्लस विलायक मिलकर बनाएंगे विलयन। अब विलेय होगा यहाँ पर गैस और विलायक कौन है? एक तरह से द्रव, और ये बनेगा यहाँ पर द्रवीय विलयन। तो ये स्पष्ट करता है गैसों की द्रव में विलेयता को, जिसमें गैस विलेय है और द्रव क्या है? विलायक है। अब इस गैसों की द्रव में विलेयता जो है उसमें एक परिभाषा आती है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं? गैसों की द्रव में विलेयता में ही अवशोषण गुणांक की परिभाषा को देखें तो सबसे पहले तो ये देखें कि अवशोषण गुणांक का संकेत क्या होता है। अवशोषण गुणांक का संकेत क्या है? अल्फा। और अवशोषण गुणांक की परिभाषा को देखें तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में गैस की, घुली हुई गैस की मिलीलीटर में मात्रा ही क्या कहलाती है? उस गैस का अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या होगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में या 1 सेंटीमीटर क्यूब जल, यहाँ पर जल ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में गैस की मिलीलीटर में घुली हुई मात्रा ही उसका क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझ रहे हो? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंथ और 1 सेंटीमीटर क्यूब विड्थ और 1 सेंटीमीटर क्या है? हाइट है। यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर क्या है? हाइट है। इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है इसमें गैस की घुली हुई मात्रा ही क्या कहलाएगी? उसका अवशोषण गुणांक। और अवशोषण गुणांक का संकेत क्या होता है? अल्फा। तो ये तो परिभाषा हो गई अवशोषण गुणांक की। अब उसके बाद में यदि अपन देखें गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिस प्रकार हमने ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे उसी तरह हम गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति से क्या तात्पर्य है कि क्या वो गैस उस विलायक में उस विलायक से क्रिया करके आयनित होती है या अनायनित रहती है। तो देखिए गैस की प्रकृति में कह रहा है कि यदि गैस विलायक से क्रिया करके आयनित हो जाए, यदि गैस विलायक से क्रिया करके आयनित हो जाए तो वो अधिक विलेय होगी। जैसे अमोनिया है, इसके अलावा HCl है, SO2 है, ये विलायक से क्रिया करके आयनित हो जाती है और प्रोडक्ट बनाती है। अब यदि विलायक से क्रिया करके आयनित नहीं होती तो वो विलेय नहीं होगी। तो इस स्थिति में कहेंगे कि गैस की प्रकृति में यदि गैस विलायक से क्रिया करके आयनित हो जाती है तो वो अधिक विलेय होगी और यदि आयनित नहीं होती वो कम विलेय होगी। अब देखिए दूसरा कारक है अवशोषण गुणांक का, यानी जो डेफिनेशन अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी वो यहाँ पर फैक्टर के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा है अवशोषण गुणांक। अब ये कहता है कि अवशोषण गुणांक का मान जितना बढ़ता जाएगा विलेयता उतनी ही बढ़ती जाएगी।
जो कि इससे भी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अवशोषण गुणांक क्या था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, आयतन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो ये जल है, इसमें कितनी मिलीलीटर गैस घुली हुई है। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे यही अवशोषण गुणांक है। तो जितना ज़्यादा अवशोषण गुणांक बढ़ेगा, इसका मतलब उस गैस की इस जल में घुलनशीलता उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी यही है कि अल्फा का मान जितना बढ़ता जाएगा तो गैस की विलेयता का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अल्फा बढ़ने के साथ साथ गैसों की घुलनशीलता या गैसों की विलेयता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे अमोनिया की घुलनशीलता सबसे ज़्यादा है और नाइट्रोजन की सबसे कम है। इसका मतलब है अमोनिया का अल्फा का मान सबसे अधिक है और नाइट्रोजन के अल्फा का मान सबसे कम है, यानी इसका अवशोषण गुणांक सबसे अधिक और इसका अवशोषण गुणांक सबसे कम है। तीसरा कारक देखिए विलायक की प्रकृति, और विलायक की प्रकृति वाला कारक पीछे भी आया था। पीछे वहाँ पर हमने पढ़ा था ठोस कि द्रव में विलेयता में विलायक की प्रकृति पड़ी थी, और उसमें भी हमने देखा था विलायक की प्रकृति में वही सिस्टम आ रहा है पीछे वाला ही कि ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है, अध्रुवीय हमेशा अध्रुवीय को घोलता है, यानी समान समान को घोलेगा, कभी भी ध्रुवीय अध्रुवीय को नहीं घोलेगा और अध्रुवीय ध्रुवीय को नहीं घोलेगा। अब विलायक की प्रकृति में यदि हम देखें, विलेय और विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। अब उस स्थिति में देखिए यदि विलेय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है तो विलयन बनेगा। जैसे HCl ये ध्रुवीय होता है, H2O भी ध्रुवीय होता है, हमने पढ़ा है H2O ध्रुवीय है, HCl भी क्या है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलेगा, इसका मतलब है HCl जो गैस है वो H2O में घुलनशील है, विलेय है। अब आगे देखिए, यदि ध्रुवीय विलेय है और विलायक क्या है, अध्रुवीय है, तो उस स्थिति में विलयन नहीं बनेगा। जैसे HCl को आप बेंजीन में घोलोगे तो उस स्थिति में विलयन नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि ध्रुवीय हमेशा किसको घोलता है, ध्रुवीय को घोलता है। तो इसका स्पष्ट ये हो रहा है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। समान किसको घोलता है, समान। आगे देखिए ताप का प्रभाव, चौथा ताप करो, तापमान बढ़ाते जाएंगे, जो जो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तापमान बढ़ाने के साथ साथ गैसों की द्रव में विलेयता घटती जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि तापमान बढ़ाने के साथ साथ जो जो तापमान बढ़ाते जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिससे कि उनकी विलेयता द्रव में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अतः तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता यानी गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन इसका अपवाद कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम, जिनमें तापमान बढ़ाने पर उन गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जिनमें तापमान बढ़ाने पर उनकी विलेयता, गैसों की विलेयता क्या होती जाती है, द्रव में बढ़ती जाती है। देखिए गैसों की द्रव में विलेयता के 4 कारक हो गए। 5वां कारक है दाब का प्रभाव, और दाब के प्रभाव में हम देखते हैं कि दाब और विलेयता के बीच में जो संबंध स्थापित किया वो हेनरी ने किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि दाब बढ़ने के साथ साथ यानी दाब बढ़ने के साथ साथ विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जा रही है। यानी दाब विलेयता के क्या है, समानुपाती, या फिर कहते हैं विलेयता दाब के क्या है, समानुपाती। यानी दाब बढ़ाते जाएंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस दाब और विलेयता के मध्य संबंध को हेनरी ने प्रतिपादित किया, इसलिए इसे हेनरी के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब हेनरी के नियम को यदि अपन स्पष्ट रूप से देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि बीकर है, बीकर में हमने जल लिया हुआ है और यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है और ये है गैस, और ताप को क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है। जो जो हम पिस्टन पर दाब बढ़ाते जाएंगे, पिस्टन कहाँ पर आएगा, नीचे की ओर मूवमेंट करता जाएगा, और जो जो पिस्टन नीचे की ओर मूवमेंट करता जाएगा गैस की इस जल में विलेयता का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या जल में विलेयता उस गैस की सतह पर लगने वाले दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे कहते हैं हेनरी का नियम, जो कि
पिछले कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो हेनरी का नियम क्या है कि एक नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में या जल में विलेयता उस गैस पर लगने वाले दाब के क्या होती है, समानुपाती। तो हम यहाँ पर कहेंगे अतः m प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, p। विलेयता दाब के क्या हो गई, समानुपाती। m बराबर क्या है, विलेयता। अब आगे देखिए प्रोपोर्शनलिटी को हम किस में लेके आएंगे, बराबर में। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी बराबर में आता है तो उस स्थिति में मैंने तुमको 11वीं क्लास में बताया था कांस्टेंट आता है। तो m बराबर KH इंटू पी। KH क्या है यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ कौन सा आ गया, ग्राफिकल रूप में देखें तो y बराबर mx का ग्राफ आ गया। तो y तो है यहाँ पर अक्ष, x भी क्या है, अक्ष, और m क्या है, ढाल। अब यदि हम KH का मान निकालें, हेनरी स्थिरांक निकालें, KH बराबर क्या आ जाएगा, m अपॉन p। यानी यहाँ पर KH बराबर आ गया m अपॉन पी, विलेयता बटे दाब। ये क्या आ गया, हेनरी स्थिरांक। तो अब देखिए m बराबर विलेयता, KH बराबर क्या है, हेनरी स्थिरांक, और P बराबर क्या है, दाब। आगे देखिए कि यदि हम विलेयता को किसके बराबर कर दें, काई के, और काई क्या है यहाँ पर, मोलंस। x ने कह करके क्या कहेंगे, काई। यदि विलेयता को मोलंस के बराबर कर दिया जाए, मोलंस किसे कहेंगे, यानी इसके कितने मोल घुले हुए हैं। मोलन से तात्पर्य है कि इसके कुल मोलों की संख्या में, यहाँ पर जितने भी कुल मोल हैं उसमें इस गैस के कितने मोल घुले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर m बराबर क्या है, काई। m किसके बराबर हो गया, विलेयता किसके बराबर हो गई, मोलंस के। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह आ जाएगा काई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p। जैसे m प्रोपोर्शनल टू p हुआ था वैसे ही काई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p। तो देखिए काई बराबर क्या आ जाएगा, बराबर को लो KH मल्टीप्लाई बाई P। तो ग्राफ कौन सा आ गया, y बराबर mx। तो y बराबर यहाँ पर भी देखिए y बराबर तो अक्ष, x भी क्या है यहाँ पर, ये अक्ष, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और m क्या आ गया यहाँ पर, ढाल। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे P बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन KH। अब आगे देखो, यदि y बराबर mx की ग्राफ को देखें तो यदि y अक्ष पर तो ले लिया हमने मोलंस काई, और x अक्ष पे ले लिया क्या, दाब P। तो उस स्थिति में ग्राफ कौन सा आएगा, y बराबर mx का स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होगा। और ये KH बराबर क्या आ जाएगा, KH बराबर हेनरी स्थिरांक। आगे देखिए, यदि आदर्श गैस समीकरण को अप्लाई करें तो PV बराबर क्या आ जाएगा, nRT। अब चूंकि n बराबर क्या है, मोलों की संख्या, और n बराबर क्या होता है, m अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान, उस अमाउंट, उस पदार्थ का, और ये कैपिटल M बराबर क्या है, उसका मोलर अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो PV बराबर इसको अपन अप्लाई कर देंगे इसमें, m अपॉन m इंटू आर टी। तो v बराबर क्या आ जाएगा, p इधर आ जाएगा, m अपॉन m इंटू पी इंटू ये आर टी। तो इस स्थिति में देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, m को इसके नीचे ले आएंगे, तो v बराबर m अपॉन पी यों क्यों रह जाएगा, इंटू आर टी अपॉन कैपिटल M। अब देखिए आगे कह रहा है t क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, हमने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब ये t कांस्टेंट है तो उस स्थिति में m अपॉन पी भी क्या रहेगा, स्थिरांक रहेगा, और v बराबर भी क्या रहेगा, स्थिरांक होगा, क्योंकि ये स्थिरांक से मल्टीप्लाई होंगे तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। बच्चों, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम देखें तो हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग जो है वो है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो CO2 को डाला जाता है वो उच्च दाब पर डाला जाता है। कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है, पेप्सी कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी बोतल में CO2 को उच्च दाब पर डाला जाता है, जिससे कि जब हम उस ढक्कन को खोलते हैं, बोतल का ढक्कन खोलते हैं और कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डालते हैं, तब हम देखते हैं कि सबसे पहले गैस के मॉलिक्यूल उसमें से बाहर निकलते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अंदर तो दाब है ज़्यादा और बाहर दाब क्या है, कम, जिससे जो गैस के मॉलिक्यूल से अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करते हैं। ये है हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग देखें तो दूसरा अनुप्रयोग है बेंड्स का निर्माण। बेंड्स कैसे बनते हैं, बेंड्स फॉर्मेशन बताता हूँ। जब गहरे समुद्र में गोताखोर होता है, जो समुद्र में
तैरता है। जब गहरे समुद्र में गोताखोर अंदर की ओर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो उस स्थिति में उनके शरीर पर पानी का दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि श्वसन प्रक्रिया में ली गई जो गैसें हैं उनकी ब्लड में सॉल्युबिलिटी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी श्वसन प्रक्रिया के दौरान ली गई जो गैसें हैं उनकी रक्त में विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब गोताखोर नीचे से वापस ऊपर की ओर आते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि दाब कम होने लगता है, और दाब कम होने लगेगा तो ब्लड में जो मिली हुई गैसें हैं वो बाहर निकलना प्रारंभ कर देती है। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है वो कुछ जगह छोटे छोटे बबल्स के रूप में रह जाती है, और उन छोटे छोटे बबल्स को किस नाम से जाना जाता है, बैंड्स के नाम से जाना जाता है। और ये बैंड्स कई बार अत्यधिक नुकसानदायक होते हैं, जिससे कि गोताखोर की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। आगे देखिए तीसरा एप्लीकेशन देखें तो तीसरा एप्लीकेशन जो हेनरी के नियम का है वो है एनोक्सिया नामक बीमारी। एनोक्सिया नामक बीमारी क्या होती है कि जो सतही क्षेत्र पर जो लोग रहते हैं उन लोगों में बाहरी एटमॉस्फेयर का दाब अधिक होने के कारण हमारे जो टिश्यू हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, जबकि पहाड़ी पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का इतनी आपूर्ति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर दाब क्या रहता है, कम रहता है, तो ऑक्सीजन की इतनी आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे कि उनके जो मानसिक मेंटली जो डेवलपमेंट है, मानसिक जो दिमाग का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कम हो पाता है, उनकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं हो पाती। इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है, एनोक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो हेनरी के नियम के 3 एप्लीकेशंस कौन कौन से पढ़े अपन ने। पहला तो कौन सा है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स में CO2 को उच्च दाब पर डाला जाना। दूसरा है बैंड्स का निर्माण। बैंड्स के निर्माण का जो एप्लीकेशन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि बैंड्स किसे कहते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है एनोक्सिया नामक बीमारी। अब हेनरी का नियम कंप्लीट होने के बाद में अपन देखते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं द्रवीय विलयनों के वाष्पदाब। द्रवीय विलयनों के वाष्पदाब यानी हम यहाँ पर कहें कि विलायक कौन है, यहाँ पर द्रव है, विलेय कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेज भी, तभी तो द्रव्य विलयन कहलाएगा। अब द्रव्य विलयन में देखते हैं कि सबसे पहले हम वाष्पदाब पर डिस्कस करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बीकर है और बीकर में एक द्रव्य विलयन भरा हुआ है। अब इस स्थिति में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी की थे? पहली पॉसिबिलिटी है कि जब पात्र क्या हो, खुला हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब पात्र क्या हो, बंद हो। अब जब पात्र खुला रहेगा उस स्थिति में हम देखते हैं कि पूरा द्रव्य विलयन वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो जाएगा, और ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखें, जब पात्र बंद है, जब पात्र को ऊपर से क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर वाष्पीकरण प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी प्रक्रिया और होती है, उसे कहते हैं संघनन, जिसमें वाष्प का वापस द्रव में परिवर्तन होता है, और वाष्पीकरण में क्या होता है, द्रव का वाष्प में परिवर्तन होता है। तो वाष्पीकरण के साथ साथ एक और प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं हम संघनन। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय बाद एक टाइम टी ऐसा आएगा जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। और जब वाष्पीकरण और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएं तो उस अवस्था को कहेंगे साम्यावस्था। क्या कहेंगे? साम्यावस्था। और इस साम्यावस्था पर इस द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है, ये जो वाष्प है इसके द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा, इस दाब को किस नाम से जाना जाता है? वाष्प दाब के नाम से जाना जाता है। तो वाष्प दाब किसे कहेंगे? साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। आगे देखिए, अब हम इस वाष्प दाब वाली सिचुएशन में पहली सिचुएशन लेते हैं ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। पहला है ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब उसमें हम देखते हैं कि विलेय और विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं? विलयन। अब इसमें हम देखेंगे कि विलेय कौन है? ठोस है, और विलायक कौन है? द्रव है। मिलकर क्या बनाएंगे? द्रव्य विलयन। लेकिन इसमें एक कंडीशन डाली हुई है कि ठोस जो है वो क्या है? अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब है कि इसकी वेपर नहीं बन रही। अब इस स्थिति में देखिए, जब हम इस अवाष्पशील ठोस को हम इस द्रव विलायक में मिलाएंगे तो उस स्थिति में बनेगा यहाँ पर विलयन। ये द्रव्य विलयन बन गया।
अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये P0 है, इस विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो, यानी जब हमने इस ठोस विलेय को इस विलायक में नहीं मिलाया उससे पहले इसका वाष्प दाब कितना है P0। और यहाँ पर क्या है PS का मतलब है इस विलयन का वाष्प दाब, यानी ठोस को इस द्रव विलायक में मिलाने के बाद जो वाष्प दाब आएगा वो कहलाएगा PS, विलयन का वाष्प दाब। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना कम प्राप्त होता है, यानी ये जो वाष्प दाब का मान होगा, PS का जो मान होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना कम प्राप्त होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है ठोस जो है वो अवाष्पशील है, ये वाष्प नहीं बनाएगा। विलयन में कौन वाष्प बनाएगा, सिर्फ विलायक ही वाष्प बनाएगा। और यहाँ पर इस विलयन का जो वाष्प दाब है इस विलायक के वाष्प दाब की तुलना कम प्राप्त होने का रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और लास्ट में कह रहे हैं P0 इज ग्रेटर देन PS, यानी विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना कम प्राप्त हो रहा है। उसका प्राप्त होने का रीजन ये है कि जो अवाष्पशील जो विलेय है, जब इस अवाष्पशील विलेय को इस विलायक में मिलाया जाता है तब इस अवाष्पशील विलेय के पार्टिकल्स के साथ साथ इस विलायक के कुछ पार्टिकल्स भी इससे जुड़ जाते हैं। जब अवाष्पशील विलेय वाष्प नहीं बना रहा है तो ये पार्टिकल्स भी, साथ में जुड़े हुए पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, विलायक वाले वाष्प नहीं बनाते। और वाष्प नहीं बनाने के कारण, यहाँ पर वाष्प नहीं बनाने के कारण जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना क्या होता है, कम प्राप्त होता है।